हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। पिछले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो आज भी हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसमें कुछ उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एम, इज़, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। ये सारे जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। ये जो जितने भी यहाँ पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन सब ये सारे वर्ड्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं और इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। इसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। ऊपर जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब देखा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी, कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, जिसमें है एम, इज़, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर। कभी मेन वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ही इज़ रेडी, यहाँ पे जो इज़ है वो मेन वर्ब की तरह है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, तो यहाँ पे इज़ जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग, तो सेकंड एग्जाम्पल में जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है और ये हो जा रहा है मेन वर्ब। क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब हैं तो यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये जो कुछ वर्ड्स हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद कर लीजिएगा कि ये जो कुछ वर्ड्स वर्ब हैं इन्हें हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की इम्पॉर्टेंट बात। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा हुआ, वो ये है कि अगर किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी। ये मोस्टली मैंने आपको बता दिया है कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो ये मैंने नोट में भी आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया कि यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही वर्ब हो, तो वो क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी। जैसे आई हैव ए डॉग, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, तो यहाँ पे जो हैव है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ रहते हैं तो सबसे अंत में आने वाला क्रिया या वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और बाकी जो वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे है आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे आपको कितने क्रिया दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 वर्ब दिख रहे होंगे, हैव, बीन और रीडिंग। तो यहाँ पे हैव, बीन और सब इसमें अभी बताया गया कि सबसे अंत में आने वाला क्रिया जो है वो वर्ब जो है वही आपका मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे रीडिंग तो आपका मेन वर्ब हो गया और हैव और बीन ये दोनों आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातों को समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता क्या है, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है।
यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कर्ता के अतिरिक्त क्रियाफल यानी क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला है, इसको आप पहचानेंगे कैसे, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया के तुरंत बाद आता है। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तीसरा है कि वर्ब के साथ अगर वाट या होम लगाकर प्रश्न करने पर, अगर वर्ब है और वर्ब के साथ वाट या होम लगाकर कोई प्रश्न किया जाता है और उत्तर मिलता है, जो उत्तर हमें मिल रहा है यानी जो आंसर हमें मिल रहा है, अगर उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है और अगर कोई उत्तर नहीं मिला तो समझ लीजिए वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि वर्ब के साथ जो सेंटेंस होगा उसमें आप क्रिया जो होगी उसके साथ वाट या होम लगाकर प्रश्न कीजिए और अगर उत्तर मिलता है तो वही उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, और अगर कोई उत्तर नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम इसे बिल्कुल अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। बहुत से वीडियो में आपको किताबी भाषा में बताया जाता है जो किताब में रहता है, लेकिन हम इसे कोशिश करें कि अपनी भाषा में समझा पाएँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तब आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए राम इट्स राइस। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि राम इट्स राइस। तो अभी जैसा हमने आपको बताया कि जो इसमें वर्ब है उसके साथ आप वाट या होम लगाकर प्रश्न कीजिए। तो यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन करते हैं इट्स वाट या होम, तो यहाँ पे हम इट्स वाट लिखते हैं। तो पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है राम इट्स राइस, यानी कि राम जो है वो चावल खाता है। इट्स वाट क्या खाता है, तो चावल खाता है। तो यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर आप बिना क्वेश्चन किए देखेंगे तो ये है आपका वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद जो आपका वर्ड्स आया है, जो वर्ड है वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है इट्स वाट, तो यहाँ पे हो जाएगा राइस, तो राइस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसे ही हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब समझ में आया होगा। एक और आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें वर्ब नहीं होगा, जिसमें वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब किस तरह से सेंटेंस है, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है, वह फील्ड में खेल रहा है। क्या खेल रहा है, इसका आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या खेल रहा है ये तो बताया ही नहीं जा रहा है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो यहाँ पे क्रिया है इसके बाद कोई भी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन भी करना है तो वाट या होम लगा कर ही, वेयर, वाई, हाउ ये सब नहीं लगाना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वाट या होम लगाकर अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है, उस क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है वो मिल जा रहा है, तब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। और अगर नहीं मिल रहा है तब उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देते हैं हम आपको। जो इम्पॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का वो ये है कि एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इस बात का आपको काफ़ी खास ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में वर्ब के सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही गेव मी मनी, यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम वाट और होम दोनों तरह के क्वेश्चन लगा के पूछें तो गेव वाट यानी कि क्या दिया, तो मनी दिया, और गेव होम मतलब किसको दिया,
तो मुझे दिया गया। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। क्रिया का फल दो चीज़ों पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रिया के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और मनी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। आज की वीडियो में हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।